तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका परिचय करवा देते हैं। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र रेड्डू इनेलो प्रवक्ता और राकेश भड़ाना आप प्रवक्ता हमारे साथ है। सबसे पहले राकेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। सत्ता पक्ष में हैं आप और अब देखिए सीएम सैनी की तरफ से भी अपील कर दी गई है, क्या लग रहा है उनके अपील के बाद वोटिंग परसेंटेज में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है? और इसी के साथ एक और सवाल आपसे मेरा दूसरा ये रहेगा कि आपके भी तमाम जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त मैदान में होंगे, फीडबैक किस तरह का आपको मिल रहा है? सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वोटों के लिए अभी की है कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकले और अपने मतदान का प्रयोग किए। आपने भी अभी बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मतदान प्रतिशत है और निश्चित तौर पर शाम होते होते संतुष्टिजनक मतदान होने वाला है। अच्छा मतदान लोग घरों से निकल के करेंगे और निश्चित तौर पे मतदान के बाद जब परिणाम आएंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका जिक्र अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर आपने अलग अलग बाइट्स लोगों की दिखाई हैं। आपके जो संवाददाता थे उन्होंने भी बूथ पर जाकर भी लोगों से विचार लिए तो सबने कहा कि हम विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। और जब विकास के लिए वोट डाला, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जाने वाली है। और 12 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि सभी नगर परिषद नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ, बम्पर आशीर्वाद के साथ, जिस प्रकार से 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने अपनी इस लोक लाडली सरकार को तीसरी बार चुनने का काम किया था, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर और विकास के इस पहिए को गति देने के लिए निश्चित तौर पर प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश का जो जागरूक मतदाता है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। उसका विषय एक और भी है। जब से चुनाव चला है, जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना जारी होने के पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो बड़े शहरों में हो, हर कार्यकर्ता अपनी मुस्तैदी से पूरी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ था। हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रत्याशियों के अलावा सभी कार्यकर्ता बड़े उमंग और चाव से चुनाव में उतरे हुए थे। वहीं आप दूसरी तरफ देखा होगा आपने कि किस प्रकार से कांग्रेस तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि हमें चुनाव में जाना किस प्रकार से है, करना कैसे है। आपसी खींचतान लगा लो, और जैसा इनका रहा है, जिस तरीके का कांग्रेस का कल्चर है, और खास करके हरियाणा में जिस तरीके से बिना संगठन के जो कांग्रेस चल रही है, उसमें कोई उत्साह वाली चीज कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नजर नहीं आई। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक तरफ जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिली कि हम इन छोटे चुनाव में ज्यादा भूमिका नहीं निभाते। चुनाव कोई छोटा नहीं होता। जब लोकतंत्र के अंदर कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है, चाहे वो सरकारें बड़ी हों, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। निकाय चुनाव भी उतना ही महत्व रखता है। जब हम ये बात कहते हैं कि भाई छोटे चुनाव में हम वो नहीं करते, तो ये हम मतदाताओं का अपमान करते हैं। छोटी सरकार बड़ी महत्वपूर्ण सरकार होती है, निकाय के चुनाव भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सरकार होती है वो, और उसमें मतदाता बढ़ चढ़कर भाग भी लेता है। वो चाहता है कि मेरे को ऐसी सरकार मिले जो प्रदेश की सरकार के साथ तालमेल करके, जो केंद्र की सरकार के साथ तालमेल करके मेरा जो वार्ड है, मेरा जो शहर की जो सरकार है, वो उस विकास को गति देने का काम करे। तो कोई चुनाव छोटा नहीं होता। भाजपा हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ती है, और हमने इस पूरे चुनाव में देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी मुस्तैदी और पूरे चाव से लगा हुआ था। वहीं कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ डिबेट्स में भी ठीक है राकेश जी, अभी छोटे छोटे रिएक्शंस ले लेती हूं मैं सबके। ठीक है, दिनेश जी से सवाल है मेरा। दिनेश जी, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? और ये आरोप लगातार कांग्रेस पर, हमने चाहे लोकसभा चुनाव की हम जिक्र कर ले, चाहे हम विधानसभा का चुनाव का जिक्र कर ले, हरियाणा में जो भी कुछ समय पहले बीता, आपसी खींचतान को लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पे ही हमें नजर आई है, और इस बार भी वही चीजें।
अपूर्वा जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो आपने प्रश्न किए हैं उनके लिए मुझे उचित अवसर मिलना हाँ चाहिए, बिल्कुल उचित बिल्कुल समय सर, मिलना। बिल्कुल आपको समय मिलेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको मोबाइल के माध्यम से दिखा रहा हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया कि जी। भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और उनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ रही है और वो प्रदेश के प्रवक्ता अपील कर रहे हैं कि इस बार वार्ड नंबर 30 की जनता से अपील है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातनी, श्री राम भक्त बनकर मुझे वार्ड नंबर 30 से कामयाब करें। एक भी विकास की कोई बात की हो तो, एक भी मुद्दे की बात की हो तो। अब बात आ जाती है ये जो कहते हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, मैं अब उसके ऊपर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो अंतर्कलह बात बोलते हैं ये केवल नैरेटिव सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को 61% वोट और 8 अक्टूबर को गिनती से 4 घंटे पहले वो बन गए 68%, 7% का झोल कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने मशीनें सेट करनी है या तंत्र मंत्र यंत्र का इस्तेमाल करना है तो पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। कांग्रेस इसलिए हारी कि कांग्रेस में फूट थी। अब मैं अगली बात पर आता हूं। अब ये क्या है, इन्होंने मतदाताओं का अपमान, या तो ये इस बात के लिए नाक रगड़ के माफी मांगे चैनल पर, या इस बात को मेरी को झूठी साबित करे। इनके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने गुड़गांव जिले के दौलताबाद गांव में खड़े होकर कहा जनसभा में, बोले आप हमें वोट दो, आप हमें वोट मत दो, मेयर तो भाजपा का बनेगा। आप वोट नहीं दोगे तो भी मेयर भाजपा का बनेगा। ये इससे बड़ा अपमान मतदाता का क्या हो सकता है? अगर ये बात ना कही हो तो ये साबित करें, और अगर ये बात इनके मंत्री ने कही है तो ये नाक रगड़ के माफी मांगे कि इनका मंत्री ने बहुत बुरी बात कही। ठीक है। और अब एक छूट की बात बताता हूं मैं। मानेसर नगर निगम में सुंदरलाल जो इनका प्रत्याशी है वो राव नरवीर सिंह की पसंद है, राव इंद्रजीत की पसंद है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, वो निर्दलीय लड़ रही है। और राव नरवीर मानेसर में जाके कहते हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को वोट मत देना, वो गैंगस्टर है, अगर वो चुनाव जीत गई तो माहौल खराब हो जाएगा, या बदमाशी होगी या फिरौती मांगी जाएगी। आपके केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री में युद्ध हो रहा है, एक का उम्मीदवार पार्टी से खड़ा है, केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के प्रत्याशी के लिए अपील की है। एक मिनट सर, एक मिनट। आप झूठ राकेश जी देखिए अभी छोटा छोटा रिएक्शन ले रही हूँ सर मैं। एक मिनट सर, रुक जाइए। ना आप झूठ परोस रहे हैं चैनल पर। एक मिनट मैं छोटा छोटा रिएक्शन ले रही हूँ सर। अभी रुक जाइए सर, इस तरह से अभी नहीं करना सर, इस तरह से नहीं सर। चलिए ठीक है, ठीक है, विजेंद्र जी का रुख करूंगी मैं, विजेंद्र जी का नहीं, चलिए ठीक है, विजेंद्र जी का रुख करूंगी मैं। चलिए विजेंद्र जी का रुख करूंगी। विजेंद्र जी क्या लग रहा है 6 बजे तक वोटिंग सर? बस ठीक है दिनेश जी, लौटूंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी आपके पास। अभी वक्त है सर, अभी वक्त है, एक एक करके मैं सबका रिएक्शन ले रही हूँ सर। देखिए ठीक है, आपने मुझसे वक्त मांगा, मैंने आपको वक्त दिया। ने गुड़गांव के अंदर खड़े होकर एक बात कही, उन्होंने कहा गुड़गांव की मेयर की प्रत्याशी बीजेपी की कैंडिडेट नहीं है, उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो भाजपा की उम्मीदवार नहीं है, उसको तो मोदी ने टिकट दिया। ये बताएं कि मोदी और भाजपा दोनों अलग है। चलिए ठीक है दिनेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार विजेंद्र जी का भी रुख कर लेते हैं सर। एक मिनट अब सारा वक्त आप ही ले लेंगे सर, फिर बाकी मेहमानों को मैं कैसे वक्त दे पाऊंगी? ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, धैर्य रखिए। विजेंद्र जी क्या लग रहा है, किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, या फिर अगर बात हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कर ले तो क्या लग रहा है सर, किसका पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है? और इनेलो को आप इस वक्त कहां स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? के चैनल के माध्यम से उन सभी निकाय चुनाव जहां पर हो रहे हैं उनके निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में वोटिंग बहुत आवश्यक है। सभी लोग अपने घरों से निकल करके वोट करने का काम करें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का काम करें। 6 बजे तक आपकी एंट्री होगी, 6 बजे का वोटिंग का टाइम नहीं है, 6 बजे एंट्री का टाइम है। और जब तक वो लाइन एंट्री जितनी भी लंबी होगी, एंट्री के बाद पूरी लाइन की वोटिंग होगी, वो कितने भी समय तक करे। प्रशासन की ड्यूटी होती है, जो 6 बजे एंटर कर गया उसकी वोटिंग करवानी पड़ेगी, उसमें टाइम चाहे कितना भी लगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी जो हमारे वोटर भाई हैं वो जाकर के भाई और बहन अपनी वोट का इस्तेमाल करने का काम करें। जहां तक इंडियन लोकदल पार्टी की बात है मैडम जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले ही अपनी स्थिति प्रकट कर चुकी है। हमने सभी अपने साथियों को ये एक निर्देश दिया है
कि आपके एरिया का जो भी कैंडिडेट आपको ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराने का काम कर सकता है, उस निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में आप अपने मत का प्रयोग करें और उसको सपोर्ट करने का भी काम करें। वही हम रणनीति लेकर के चले हैं। हमारा एक कैंडिडेट सिरसा से खड़ा है, उसके लिए हमारे नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए और हमारे प्रयास है कि हम उस कैंडिडेट को जितवाने का काम करें। दूसरी बात देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में ये निकाय चुनाव एक तीसरा मौका था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती थी, और उस शिकस्त देने के लिए जो प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जब टूट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता ने ये मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, और तीसरा मंच कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, और इस मंच का ये सदुपयोग नहीं कर पाई है। हालांकि मंच बहुत अच्छा सजा हुआ था, इतनी सारी खामियां थी, इतनी सारी जो जनता की परेशानियां थी, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर और दवाइयों की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, और चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, इतनी सारी कमियां आज प्रदेश में छाई हुई थी, जिनको अच्छी तरह से जनता के बीच में ले जाकर के जनता को समझा करके वोट को हासिल किया जा सकता था। और उसके लिए प्रदेश की जनता ने दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को बनाया हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मात्र 5% वोट प्रदेश ने देने का काम किया, और उसको हमने शायद स्वीकार भी करने का काम किया, 2 ही हमारे एमएलए। और जनता ने अब सोचा था कि शायद कांग्रेस पार्टी 37 एमएलए लिए हुए है और ये इनका मुकाबला करेगी और इनको इस चुनाव में कम से कम हराने का काम करेगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता इस चुनाव को एक छोटा चुनाव कह करके कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, ये जहां तंत्र का मजाक है, वहीं मतदाताओं का भी अपमान है, और वहीं अपने आप का एक समर्पण भाव भी है जो बीजेपी के सामने ये समर्पित होने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी बार बार हमारे दिनेश भाई एक बात को दिन में भी 2 डिबेट में मेरे साथ थे, तब भी उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं। भाई ये किसी के नाम पर भी वोट मांगे, आप भी किसी के नाम पर वोट मांगो, आप वोट तो मांगो कम से कम, आप तो वोट ही नहीं परमिशन देता है। अरे दिनेश जी 1 मिनट रुक जाइए सर। अब देखिए आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, अब उनको भी उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं एक एक करके सर सबका रिएक्शन ले रही हूँ, आपका भी नंबर आएगा, मैं आपके पास भी आऊंगी। सर थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, सर थोड़ा पेशेंस रख लीजिए दिनेश जी। अभी हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अभी राकेश भड़ाना जी हैं, उनका भी मुझे रिएक्शन लेना है, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगी। ठीक है विजेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं सीधे राकेश जी का रुख करूंगी। बोलते हैं जैसे कि सामने वाले को गुस्सा आता ही ना हो, जरा सुनने का भी धैर्य रखा करो। ठीक है मैं तो बहुत धैर्य से सुनता हूं। ठीक है विजेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। कोई किसके नाम से वोट मांग रहा है, इसको क्या मतलब है? जब मुद्दे आपके सामने, उन मुद्दों को आप जनता के बीच में ले जा नहीं करके वोट मांगोगे, भारत पाकिस्तान करके वोट मांगोगे, इससे आपको वोट नहीं मिलनी। तीसरी बार फिर आपका यहाँ सफाया निश्चित है। सीट की चिंता है कि रानियां किस तरह बचे। ठीक है राकेश जी का मैं रुक कर रही हूँ, उसके बाद फिर सर मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश जी, आम आदमी पार्टी की स्थिति सर किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा, विधानसभा में भी हमने देखा, और अब शहर की सरकार चुन रहे हैं। हालांकि बहुत जटिल मुद्दे होते हैं, शहर की सरकार चुनना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे चुनाव तो बहुत छोटे चुनाव होते हैं, लेकिन छोटा चुनाव नहीं होता है सर। कहते हैं ना, छोटी ही चीज बहुत ज्यादा घाव कर जाती है। किस तरह से राकेश जी आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की स्थिति को? देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमने हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी थी, हमने वोट ली। विधानसभा में ठीक है, हमें लोगों ने पसंद नहीं किया, वोट नहीं दी, वो भी उनका लोगों का स्वागत है। परंतु देखिए, नगर विधानसभा चुनाव के बाद सर आपने एनालिसिस किया होगा ना, कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमसे गलती हो गई, उसके बाद फिर शहर की सरकार में आप आए होंगे। जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है नगर। चलिए ठीक है राकेश जी, माफी के साथ आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। बड़ी जानकारी आ रही है, उसके बाद सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी, कैथल से बड़ी खबर, जहां पोलिंग एजेंट खुद वोटर के साथ यहां पे वोट कर रहे हैं, वोटर के साथ जाकर वोट डालने का वीडियो भी सामने आया है। कैथल जिला उपायुक्त ने जांच की बात कही है। C1 के बूथ नंबर 12 का ये मामला है। कैथल जिला उपायुक्त और RO प्रीति ने जांच की बात कही है। कैथल से ये बड़ी जानकारी, पोलिंग एजेंट खुद वोटर के साथ देखिए यहां पर जाकर वोट कर रहे हैं। बेहद हैरान कर देने वाला मामला
सामने आया है। वोटर के साथ जाकर वोट डालने का वीडियो भी सामने आया है। मतदाता के साथ मतदाता के मत की जो गोपनीयता है वो एक एजेंट भंग कर रहा है। कैथल जिला उपायुक्त और आरओ प्रीति ने जांच की बात कही है। C1 के बूथ नंबर 12 का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी कैथल से आपको दे रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल से जो तस्वीर सामने आई है, जहां पर पोलिंग एजेंट खुद देखिए वोटर के साथ जाकर वोट डाल रहा है और किस तरह से एक मतदाता की गोपनीयता को भंग करती ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आरओ प्रीति ने जांच की बात कही है। कैथल जिला उपायुक्त ने भी इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। C1 के बूथ नंबर 12 का यह मामला है, जहां पर वोटर के साथ पोलिंग एजेंट खुद जाकर वोट डाल रहा है। बेहद हैरान कर देने वाला यह मामला कैथल से सामने आया है। C1 के बूथ नंबर 12 का यह मामला है। तो एक पोलिंग एजेंट खुद वोटर के साथ जाकर वोट डाल रहा है। मतदाता के मत की गोपनीयता को एजेंट भंग कर रहा है। और उस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पे। सिरसा से बड़ी खबर, वोटिंग को लेकर विवाद हुआ है। देखिए, सिरसा से विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां एक युवती ने फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है। युवती के मामा ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के बाद युवती ने दोबारा मतदान किया है। सिरसा से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां वोटिंग को लेकर एक बार फिर से विवाद का ये मामला सामने आ रहा है। और विवाद ये है कि युवती ने फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया है। युवती के मामा ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की है। युवती का आरोप है कि फर्जी वोट डाला जा रहा है। फर्जी वोट डालने का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया है। युवती के मामा ने निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है और शिकायत के बाद युवती ने दोबारा मतदान किया है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं युवती की। ये वही युवती है जिसने फर्जी वोटिंग की जो बातें हैं वो सामने लाई है। फर्जी वोटिंग का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया है। युवती के मामा भी उसके साथ मौजूद हैं, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी से ये पूरी कंप्लेंट भी की है, शिकायत भी उन्होंने दी है, जिसके बाद युवती ने दोबारा अपना मतदान किया है। सिरसा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां वोटिंग को लेकर विवाद हुआ है। युवती के मामा ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के बाद युवती ने दोबारा मतदान किया है। युवती की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवती ने पहले शिकायत की कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है, जिसके बाद युवती के मामा ने भी निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है फर्जी वोटिंग को लेकर और युवती ने दोबारा मतदान किया है। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और राकेश जी से सवाल था मेरा। राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। पिछले 2 साल में हमने दिल्ली में नगर निगम में काम किए और पूरी ईमानदारी से काम किए। तो लोग अब फरीदाबाद में या गुड़गांव में जहां जहां नगर निगम के चुनाव और हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को पसंद करके अरविंद केजरीवाल जी को देख के इस बार वोट करेंगे। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में नगर निगमों को लूटने का काम किया है। ये आज ट्रिपल इंजन की बात करते हैं। ट्रिपल इंजन तो 11 साल हो गए, तब भी ट्रिपल इंजन थी। और अगर ये इतने ही मजबूत थे, ये कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार और हम तीसरी बार कॉन्फिडेंस में कि हमारी सरकार आएगी नगर निगम में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 3 साल लेट क्यों करा दिए इन्होंने नगर निगम के चुनाव? पहले करा लेते 3 साल पहले ही, क्योंकि ये जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उस भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो सब आम लोगों तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए इन्होंने 3 साल चुनाव लेट कराए। दूसरी बात, देखिए 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद में इन्होंने किया, उसकी अगर आवाज किसी ने उठाई तो आम आदमी पार्टी ने उठाई। चाहे धरनों की बात हो, प्रदर्शन की बात हो या भूख हड़ताल की बात हो, वो सब चीजें हमने की। और जब उसकी आंच इनके मंत्री और एमएलए तक आने लगी, तो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उसमें जहां पे कंप्यूटर और फाइलें रखी हुई थी, उसमें शॉर्ट सर्किट का बहाना देके आग लगा दी। मैं एक बात और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आज ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये ईमानदारी का ढोंग करते हैं। ईमानदारी है नहीं,
मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन्हीं के नितिन गडकरी जी ने अभी पिछले महीने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने जो भी स्मार्ट सिटी थे उनको हजारों करोड़ रुपए देने का काम किया। देखिए, फरीदाबाद की बात करें, हम गुड़गांव की बात करें, आज नगर निगम, फरीदाबाद की नगर निगम भी और गुड़गांव की नगर निगम भी हजारों कर्ज में डूबी हुई है, कर्जे में डूबी हुई है। और फरीदाबाद में 28 गांव थे नगर निगम से बाहर जो पंचायत में थे, वो इन्होंने नगर निगम लिया। वहां हजारों करोड़ की संपत्ति थी और हजारों करोड़ रुपए उनके खाते में थे, वो भी ये डकार गए। परंतु आज भी फरीदाबाद की स्थिति ऐसी है, एक सड़क यहाँ बता दे, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, नगर निगम के 2 किलोमीटर के अंदर एक भी ये बढ़िया सड़क बता दे, एक भी सीवर का काम बता दे जो नया किया है वो इन्होंने, एक भी लाइटों का काम बता दे, एक भी पीने की ऐसी चीज बता दे जो इन्होंने साफ पानी लोगों को पिला रहे हो। कुछ नहीं है यहाँ पे। लोग, इसलिए लोगों में उत्साह नहीं है वोट डालने का, कि लोगों को लगता था, पहले उत्साह था चुनाव से पहले कि लोग वोट डालेंगे, परंतु अभी 2 दिन पहले जो राव नरवीर जी ने जो बयान दिया है, एक खुले मंच से उन्होंने कहा कि आप वोट डालो या मत डालो, फिर भी हमारी मेयर जीतेगी, तो इससे लोगों में एक भय की स्थिति पैदा होगी और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती भी या ईवीएम के बहाने किसी ना किसी तरीके से ये चुनाव जीत जाते, तो इसलिए लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कहते हैं कि देखिए, मैं बीजेपी कांग्रेस की इस बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए, ये आज मांग रहे हैं, राम के नाम पे मांगते हैं, कभी सनातनी के नाम पे मांगते हैं, किसके नाम पे वोट मांगे? वोट मांगनी चाहिए काम के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। ये इनके मुख्यमंत्री आते, वो मोदी जी के नाम पे वो वोट मांगते हैं, इनके मंत्री जी आते, कोई हिंदू के नाम पे मांगता है, कोई किसके नाम पे मांगता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, आप एक मुझे वीडियो ऐसी दिखा दो जिसमें आपने विकास के नाम पे वोट मांगे हो, जिसने आपने कहा हो कि हमने सीवरों पे इतना काम किया, पानी जवाब ले लेते हैं सड़कों पे इतना काम किया। ये मांग ही नहीं सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करते, हिंदू मुसलमान की बात करते, विकास की बात ये करते नहीं। ठीक है सुनील जी, ये कई आरोप लग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पर आप वोट नहीं मांग रहे। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि 100 दिन के कामकाज को लेकर जिस तरह से तमाम आपके जो प्रत्याशी हैं, जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया, क्या लग रहा है वो काम वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये 2 सवाल। सुनील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दूसरे गेस्ट का सुनील जी कौन है? सुनील जी तो कोई है ही नहीं। माफ कीजिएगा, राकेश जी। सोच रहा हूँ सुनील जी कौन? सुनील जी आ गए। चलिए, ऐसा है जी राकेश जी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, जिनकी पार्टी का आधार ही धरना, प्रदर्शन, झूठ और आरोप लगा के भाग जाना हो, उनसे हम कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते। इन्होंने हमेशा, जब से इस पार्टी की शुरुआत हुई तब से इन्होंने यही काम किया है। अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली की निगम में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर कुछ किया होता ना तो दिल्ली में आपकी ये हालत नहीं होती। दिल्ली की जनता ने आपको चलता कर दिया और कांग्रेस को जो शून्य पहले दिया था उसी शून्य पर कांग्रेस को रखा। और हरियाणा के अंदर भी आप देखना, हरियाणा में भी कांग्रेस को उसी शून्य पर लाकर हरियाणा की जनता टेकने वाली है। और मुझे आश्चर्य होता है कि खैर कांग्रेस का तो कल्चर ही यही है। कांग्रेस को सनातन से, हिंदुत्व से, राम से, इनसे बड़ी नफरत है इन लोगों को, बड़ी तकलीफ है इन लोगों को। इन लोगों ने जो देश को दिया है, इन लोगों ने जो देश को समस्याएं दी हैं, उन समस्याओं पर ध्यान नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस को जहां सनातन का नाम कहीं से आ जाए, जहां हिंदुत्व कहीं दिख जाए, जहां कहीं राम दिख जाए, वहां ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देने तक से भी नहीं चूकते ये लोग, वो लोग हैं। और रही बात विकास की, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी का तो यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास किया भी है। जब मोदी जी गरीबों को घर देते हैं तो धर्म देख कर नहीं देते, जब किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं तो धर्म और जाति देखकर नहीं दी जाती जी। परंतु क्या है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, कांग्रेस के नेतृत्व को नकार दिया है, कांग्रेस की नीतियों को नकार दिया है। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रदेश का नेतृत्व है हरियाणा का,
वो उसने चुनाव में ये कह करके कि भाई छोटा चुनाव है। अरे चुनाव कौन सा छोटा होता है, जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करती हो। देवतुल्य जनता, हम जनता को देवतुल्य कहते हैं, हम मतदाता को देवतुल्य मतदाता कहते हैं। जो देवतुल्य मतदाता अपने मतदान के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करती हो, और उसमें कांग्रेस ये कह करके अपना पैर पीछे कर ले कि हम तो भाई छोटे चुनाव में नहीं जाते। अरे भाई आपके अंदर जो राजशाही, जो भाई हम ही राजा हैं, जो ये भाव है ना परिवारवाद का भाव, जैसे केंद्र में गांधी परिवार और हरियाणा में हुड्डा परिवार, जब तक कांग्रेस इस भाव से बाहर नहीं आएगी ना तब तक कांग्रेस की यही हालत होने वाली है। अभी जो दिल्ली में शून्य मिला था वो हरियाणा में राकेश भाई, निकाय चुनाव में भी शून्य मिलने वाला। राकेश भाई नगर निगम पे बात करो ना। नगर निगम पे बता रहा हूँ ना भाई, निगम पे आओ ना। आप देखना जब 12 तारीख को एक मिनट सर, एक मिनट। भडाना जी और इनेलो के प्रवक्ता कांग्रेस को कोसते हुए नजर आओगे आप लोग कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। परंतु वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कारण से जीतती है, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के कारण से जीतती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति के कारण से जीतती है। और भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मेहनत की पराकाष्ठा हम लोग करते हैं, जिस मेहनत से हम चुनाव लड़ते हैं, जिन नीतियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, उसके कारण से चुनाव जीतते हैं। दिनेश जी, नेतृत्व कहाँ बचा? कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ बचा? ऐसे काम नहीं चलेगा। ये भी तो आप सोचिए, कांग्रेस का नेतृत्व कहाँ बचा? चुनाव प्रचार के दौरान आपके तमाम जो वरिष्ठ लीडर थे वो तो नजर ही नहीं आए। अपूर्वा जी, एक तरफा डिबेट मत कीजिए। एक तरफा क्या आपको बोलने का मौका नहीं दिया क्या? चलिए ठीक है सर, एक मिनट। राकेश जी सवाल अब दिनेश जी से मेरा। राकेश जी ठीक है, सवाल दिनेश जी से मेरा। एक मिनट सर, अब आप देखिए, अब आप आपस में ही लड़ेंगे तो फिर बात कैसे समझेंगे आप? राकेश जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी से सवाल है। दिनेश जी, आप नेतृत्व का जिक्र कर रहे हैं, नेतृत्व कहां बचा है? कांग्रेस का नेतृत्व कहां बचा है? आप मुझे पहले ये बता दीजिए। दूसरी चीज सर, सुन लीजिए। दूसरी चीज, चुनाव प्रचार के दौरान आपके दिग्गज कहां थे? न कुमारी शैलजा नजर आई, न रणदीप सुरजेवाला नजर आए। अब आप सुनने का कष्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बार बार देवतुल्य जनता कह रहे हैं, और इनका तकलीफ है उससे आपको? नहीं, क्या गलत क्या है सर? हाँ, आपको क्या तकलीफ है देवतुल्य जनता कहने से? इनको क्या तकलीफ है आपको दिनेश जी? अरे सर, एक एक करके बोलिए ना, ठीक है? देवतुल्य जनता कहने से सर अब इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। दिनेश जी आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश जी ठीक है सर, दिनेश जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। दिनेश जी बोलिए आप। 11 साल पहले कहते हो कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, आप दिखाओ ना वीडियो। किसान की आय दुगनी होगी। आपने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आपने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपके वो सारे वायदे गए एक तरफ। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि वो चुनावी जुमले थे। ये दिया इन्होंने देवतुल्य जनता को। उसके बाद अब 2024 के चुनाव में कहते हैं कि हम हर आदमी के सिर पर छत देंगे। 52 लाख बीपीएल कार्ड, जिसमें से 15.5 लाख बीपीएल के कार्ड अकेले फरीदाबाद के अंदर हैं। 15.5 लाख बीपीएल कार्ड। क्या फरीदाबाद में बीपीएल कार्ड धारक के एक आदमी को भी 100 गज का प्लाट मिलाओ? 52 लाख लोगों में एक आदमी को 100 गज का प्लाट मिलाओ। बात करते हैं कि हम बीपीएल कार्ड धारक को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं 13 लाख को दे रहे हैं, जो कि झूठा आंकड़ा है। 13 लाख नहीं, ये 3 लाख को भी नहीं दे रहे। 52 लाख लोगों का हक बनता है 500 रुपए में सिलेंडर। 52 लाख लोगों का हक बनता है उन्हें 100 गज का प्लाट मिले। लेकिन 2 तारीख को आज नगर निगम का चुनाव खत्म हो जाएगा। बीपीएल के चलिए अब आप मेरे सवाल पे आ जाइए। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, शीर्ष नेतृत्व कहाँ था आपका? अभी तक बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने नगर निगम की मुद्दों पे बात नहीं की। इनके किसी नेता ने नगर निगम पे बात नहीं की। ये क्या कहते हैं कि आप हमें गाली बकिए। लोकतंत्र में आलोचना होती है। आलोचना का मतलब गाली नहीं होता। अगर आपने कोई वायदा किया, आप काम नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। जी होगी, बिल्कुल होगी। गाली का रूप दे देते हैं।
और अभी ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हरियाणा की छोरी दिल्ली में जाके मुख्यमंत्री बन गई, इसलिए उसका प्रभाव आएगा हरियाणा में। अरे हरियाणा का छोरा जब दिल्ली में मुख्यमंत्री बना था तो तुम उसको गाली बक रहे थे, ये कहकर गाली बक रहे थे कि भाई इसने हमारे हरियाणा का नाम। चलिए ठीक है दिनेश जी, रोकना चाहूंगी यहाँ पर, एक बड़ी जानकारी आ रही है, इलेक्शन अपडेट। निकाय चुनाव के लिए मतदान देखिए लगातार जारी है, वोटिंग परसेंटेज में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 39.4% मतदान हो चुका है। अंबाला में 36.8% वोटिंग हुई है। भिवानी में 70.8%, फरीदाबाद में 33.9% मतदान हुआ है। फतेहाबाद में 81.2%, गुरुग्राम में 38% वोटिंग हुई है। हिसार में 45.8%, झज्जर में 69.3% वोटिंग हो चुकी है। जींद में 65.4%, तो वहीं कैथल में 70.5% मतदान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, वोटिंग परसेंटेज आपको दे रहे हैं। इसके अलावा करनाल का जिक्र कर ले तो 40.6%, कुरुक्षेत्र में 43.4%, महेंद्रगढ़ में 75.4%, नूह में 68.4% वोटिंग हो चुकी है। पलवल में 73.4% मतदान, रोहतक में 46.3%, सिरसा में 47.1%, सोनीपत में 25.5% और यमुनानगर में 47.3% मतदान हो चुका है। तो धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नजर आ रहा है। अब तक 39.4% मतदान हो चुका है। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 बजे तक का जो ये वोटिंग परसेंटेज है ये 40 के आसपास पहुंच जाएगा और कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें नजर आ रही है। और ऐसे में धीरे धीरे एक संतोषजनक आंकड़ा हमें नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ में 75.4%, नूह में 68.4% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा जिक्र कर ले पलवल का तो यहाँ पर 73.4%, रोहतक में 46.3%, सिरसा में 47.1% मतदान हो चुका है। सोनीपत में भी 25.5, यमुनानगर में 47.3% वोटिंग हो चुकी है। और उम्मीद है कि 6 बजे तक ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है वोट खत्म होने में। तो चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र रेणु जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विजेंद्र जी देखिए, अब लगातार कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व का जिक्र कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। क्या वाकई ऐसा लग रहा है? और छोटी सरकार है सर, शहर की सरकार जब इंसान चुनता है तो बहुत मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर शहर की सरकार को चुना जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उन दावों वादों को धरातल पर भी लाया जाए। पूर्वा जी, आपने मेरे ख्याल 4-5 बार ये प्रश्न पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आपका शीर्ष नेतृत्व कहां पर है, और इस जवाब ना देकर के वो बहुत पुराने इतिहास तक चले गए, 2014 तक पहुंच गए। लेकिन आज का घंटा 2 घंटे का बचा हुआ है, इसको छोड़ करके और अपना जवाब न दे करके जो मीडिया। अब रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए। अब जवाब उनको देने दीजिए। आपने जवाब दिया नहीं, जब आपका वक्त था आपने जवाब दिया नहीं। दे रहा हूं, सुनिए प्लीज, इन सेकंड ध्यान से सुन ले। चलिए दिनेश जी, बस 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगी, सीधे मेरे सवाल पे आप आइएगा। आप सीधे, ठीक है 1 मिनट। विजेंद्र जी मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी 1 मिनट का आपके पास वक्त है, आप मुझे सीधे पहले सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ था शीर्ष नेतृत्व आपका? मैं बता दूं आपको, भूपेंद्र हुड्डा जी प्रचार में आए, दीपेंद्र हुड्डा जी प्रचार में आए, करण दलाल जी प्रचार में आए, कैप्टन अजय सिंह यादव प्रचार में आए, सारे बड़े बड़े नेता प्रचार में आए। कुमारी शैलजा 1977 में, सुनिए आप, 1977 में इनेलो ने बीजेपी, मतलब आप कुमारी शैलजा को अपना शीर्ष नेतृत्व नहीं मानते हैं, रणदीप सुरजेवाला को आप अपना शीर्ष नेतृत्व नहीं मानते? जब 2025 की यही जिक्र होता है दिनेश जी, यही बातें होती हैं जिसको आपसी खींचतान कहा जाता है। तुम्हारी ना, इनेलो और बीजेपी दोनों मिलके 50 साल से हरियाणा में मिलकर सरकार बनाते रहे। आज इनको चिंता है कि रानिया की सीट में जो इन्होंने धोखा कर रखा है, 9 बूथों की गिनती नहीं करा रहे और सिर्फ भाजपा के साथ मिलकर रानिया का विधायक बचाना चाहते हैं।
इसलिए बीजेपी की चमचागिरी हो रही है। प्रश्न आप पूछ इनसे पूछिए कि अगर ये इतना मजबूत है, अरे हम पे आरोप लगाते थे कि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ेगी, आप बताइए ना आपके कितने प्रत्याशी है सिंबल पे? कांग्रेस पे आरोप चलिए लगाते ठीक है थे कि दिनेश जी, कांग्रेस बस सिंबल पे नहीं ठीक है। लड़ेगी। अब मुझे उनसे आज जवाब लेने दीजिए। ठीक है, विजेंद्र जी से मेरा सवाल है, विजेंद्र जी से मेरा सवाल है। दोस्ती चलिए है। बस ठीक है दिनेश जी सर रुक जाइए, सर थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। विजेंद्र जी से सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा पेशेंस है, मैं कह रहा हूँ ये वॉल्यूम कम करा दो ना। हाँ ठीक है, आपसे सवाल था, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया। बीजेपी थे या नहीं थे? चलिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया। विजेंद्र जी मैंने दिए थे, उस भरोसे को तोड़ा है आपने, जनता के भरोसे को। आप आज तक एनओपी नहीं बना पाए अपना। अरे आप कई बार नौकरियों हिसार के अंदर गोपाल कांड ने कहा, खुद गोपाल कांड ने कहा कि मेरी पार्टी बीजेपी मिलके और इन लोग सरकार बनाएंगे। झूठ बोल करके, जनता को भ्रमित करके आप रिकॉर्डेड बयान है कुएं में कि डालने, मेरी पार्टी इनेलो मिलके बीजेपी की सरकार बनाएंगे हम। आपको इतने वोट चुनाव में भी हरियाणा की जनता को धोखा दिया। आज भी तुम बीजेपी के चमचे सर हो। मुद्दे पे आ जाइए ना दिनेश जी, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। मूलभूत सुविधाओं का जिक्र करते हैं जब हम शहर की सरकार चुनते तुम हैं। इनेलो की सरकार नहीं, मूलभूत सुविधाओं का सर जिक्र करते हैं हम ना, जब शहर की सरकार चुनने का हम बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं का हम जिक्र करते हैं। देखिए ये छोटी ही ये छोटा चुनाव होता है, लेकिन आगे आने वाले बहुत बड़े चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलता है। जनता आपको सबक सिखाएगी दिनेश जी। जहां जहां सबक सिखा दिया, तुम्हारी हिम्मत नहीं। अरे लड़ते ना सिंबल के ऊपर, तुम में दम था तो सिंबल कांग्रेस पे को लड़ते। अभी सर जनता का मूड समझने का वक्त चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कांग्रेस को अभी और एनालिसिस करने की जरूरत है, जनता के मूड को समझने की जरूरत है। चलिए बस ठीक है दिनेश जी, हो गया सर, हो गया। विजेंद्र जी चुनाव में नहीं जाएंगे, क्या मुंह दिखाओगे जनता को? कैसे जाओगे जनता के बीच में? आप तो मुंह दिखाने हैं। चलिए ठीक है सर, मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर